हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश में आइडियम एंड फ्रेजेस के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं, चाहे डीट्रिपल में, केवीएस, एनवीएस जिसमें भी आए हैं, सारे पीवाईक्यूज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कई क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको चीज़ें जो है रिपीटेड मिलेंगी। तो जब बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी, वो भी ऐसे नहीं लगातार, बीच बीच में, तो आपका जो है, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करा रही हूँ मान लो, तो मतलब उसका 50% चीज़ें आपको याद हो जाएगी जब बार बार चीज़ें रिपीट होती है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं, आपको खुद ही इफेक्ट दिखेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडियम एंड फ्रेजेस है। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब टू कंटिन्यू वर्क। ठीक है यार, लेट्स कीप द बॉल रोलिंग, है ना। लेट्स कंप्लीट दिस वर्क, लेट्स कंटिन्यू वर्किंग फॉर इफ वी वांट टू कंप्लीट द वर्क, है ना, टू कीप द बॉल रोलिंग। ओके, नेक्स्ट इज बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु कॉजेज डैमेज। ठीक है, वन हु कॉजेज डैमेज। नेक्स्ट इज एट वंस फिंगर टिप। एट वंस फिंगर टिप का मतलब ईजिली अवेलेबल, ये तो आपने सुना भी होगा, ये हमारा डीटीपीएलएसबी पीआरटी 2022 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। ओके, अब यहाँ पर ना उल्टा दिया है, यहाँ पर हमें मीनिंग दे दिया है और हमें आइडियम बताना है कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल है, तो उसका क्या होगा, उसका हमारा आइडियम क्या होगा। मतलब कोई अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग, मतलब बहुत कुछ बड़ा सा है, उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे अ ड्रॉप इन दी बकेट। अ ड्रॉप इन दी बकेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी बड़ी चीज़ का कोई छोटा भाग होना होना होगा, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देखो, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, ठीक है, अ ड्रॉप इन द बकेट यानी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, तो इसका एग्जाम्पल मान लो कि हमने कई लोगों ने जो है किसी एक फाउंडेशन में 5,000 100 या फिर 2-3 हज़ार या 50,000 का डोनेशन किया है, और मैंने तो सिर्फ यार 100 रुपये का डोनेशन किया है ना। सो द रुपीज 100 आई डोनेटेड इज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, है ना। यानी कि वो समुद्र में सब लोग 5,000 कर रहे हैं, मैंने सिर्फ 100 रुपये किया है, तो उसके मुताबिक या मान लो सब लोग 500 कर रहे हैं और मैंने सिर्फ 10 रुपये डोनेट किया है। So is the rupees 10 I donated is just a drop in the bucket compared to the 5,000 the school needs for a new books, है ना। हम इस तरह का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ मतलब ओके, क्राई वुल्फ ओके, ये आइडियम है, हमें इसका मीनिंग बताना है। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स द फाइनल इवेंट इन अ सीरीज ऑफ अनएक्सेप्टेबल। ओके, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ जो आंसर है उस पर फोकस करते हैं। तो इसका क्राई वुल्फ मतलब इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म। So if we talk, we can think of some example of cry wolf idiom. देखते हैं आगे। यस, तो देखो क्राई वुल्फ का मतलब क्या है, इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, है ना, यानी टू गिव अ फॉल्स अलार्म या फिर टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डू नॉट एक्चुअली नीड इट। क्राई वुल्फ, अकारण शोर मचाना। वो भेड़िया वाला आपने कहानी नहीं सुना है, द रिजल्ट इज दैट कि आप जब आपको जरूरत नहीं है तब भी आप फेकली हेल्प कर रहे हो। वो एक कहानी नहीं है भेड़िया वाला कि वो डराता था हर बार मजाक करता था, और जब सच में हुआ वो चीज़, तो फिर क्या हुआ, तो लोग ने नहीं सुना, लोगों ने ये तो बस बकवास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज क्राइंग वुल्फ अगेन सेइंग हिज डॉग एट हिज होमवर्क सो ही कैन गेट मोर टाइम टू फिनिश इट, है ना। इफ यू कीप क्राइंग वुल्फ अबाउट बीइंग सिक जस्ट टू स्टे होम, नो वन विल बिलीव यू व्हेन यू एक्चुअली हैव अ फीवर, है ना। जब आपको एक्चुअली में फीवर होगा, आप हर महीने रो करके जो है छुट्टी ले लेते हो, घर पे बैठ रहे हो, लेकिन जब आपको एक्चुअली में फीवर आएगा और आप ये बहाना दोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, है ना। सो स्टॉप क्राइंग वुल्फ अबाउट बीइंग सिक जस्ट टू स्टे होम। हम इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँ, उससे आपको जल्दी समझ भी आएगा और वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रहेंगी। टू मेक अ मिस्टेक मतलब ड्रॉप द बॉल। आप ऐसा समझ लो कि कैच करना था, ठीक है, बॉल को, क्रिकेट का मैच चल रहा है और हमने यार बॉल को कैच करने की बजाय कैच तो किया और बाद में हमने ड्रॉप कर दिया बॉल को, या हमसे कैच करने के बजाय बॉल छूट गई, है ना। ड्रॉप दी बॉल यानी टू मेक मिस्टेक, जहाँ लगेगा आई ट्राई। ओके, मीनिंग बताना है, अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ये बहुत कॉमन है, ये कई बार आता है। ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज मतलब समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, मतलब पहले ये शुरू से ही अच्छा था लेकिन हमने पहली नज़र में ना समझ नहीं पाया उसको, यानी दुख के भेस में सुख। ठीक है, देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग मतलब कोई अच्छी चीज़ है ना, या ये एक तोहफा है, गुड थिंग और अ गिफ्ट। और डिस्क्यूज मतलब होता है, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, ठीक है, और डिस्क्यूज मतलब होता है कि मतलब
हिडन हुआ, मतलब ऐसा कि कोई एक अच्छी चीज़ है उसको हमने कवर कर दिया, छुपा के रख दिया कि वो हमें दिखाई ना दे, वो अच्छी चीज़ हमें दिखाई ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका जॉब, जो आपने जॉब अपना खो दिया, ठीक है? आप अपना अपने जॉब से आपको निकाल दिया गया, तो आपको स्टार्टिंग में क्या लग रहा है? आपको क्या लगेगा पहली नज़र में? देखने पे यार ये तो बहुत बुरी चीज़ हुई, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बाद में उस जॉब से आपने छोड़ दिया या हाँ, आपने जॉब छोड़ दिया, उसकी वज़ह से आप कुछ महीनों बाद अपना बिज़नेस शुरू किया और आप अब बहुत तरक्की कर रहे हो। तो बाद में हमें रियलाइज़ होता है क्या कि लूज़िंग माय जॉब वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज़ बिकॉज़ इट फोर्स्ड मी टू स्टार्ट माय ओन बिज़नेस व्हिच इज़ नाउ वेरी सक्सेसफुल, राइट? तो इस तरह से आप समझ सकते हो ब्लेसिंग इन डिसग्यूज़ को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये मीनिंग है, हमें आइडियम बताना है। क्या है? समवन हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन दैट। समवन हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन दैट। तो इसका आइडियम होगा डेविल्स एडवोकेट। क्या होगा? डेविल्स एडवोकेट। समवन हु टेक्स ओके, इसमें ऐसा कुछ समझाया नहीं है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है कि किसी आइडिया या किसी चीज़ के अगेंस्ट में आर्ग्यू करना। आर्ग्यू क्यों करना? इसलिए नहीं कि आप उस चीज़ से डिसएग्री करते हो इसलिए आर्ग्यू कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इट, मतलब आप कोई चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हो इसलिए नहीं क्योंकि आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो या आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हो, नहीं। आप आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? उस आर्ग्यूमेंट के स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, मापने के लिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या-क्या पोटेंशियल फ्लॉज़, पोटेंशियल वीकनेस, मतलब वो डीपर थॉट में जाना। मान लो कि आप मतलब एक ट्रिप है, ठीक है? आपका जो कॉलेज क्लास है वो ट्रिप पे जाना चाहती है, ठीक है? आप भी जाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाना चाहते हो, बट जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट मैं क्या बोलूँगी कि व्हाट विल वी डू इफ इट रेन्स ऑल डे एंड वी कैन नॉट गो आउटसाइड। ठीक है, मैं भी जाना चाहती हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मान लो हम बाहर नहीं जा पाए और बारिश पूरे दिन हुई, तब हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास और बैलेंस्ड कन्वर्सेशन पाने के लिए कि और मतलब एक अल्टरनेटिव भी रहे हमारे पास, तो हम डेविल्स एडवोकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सच में नहीं जाना चाहते, मैं जाना चाह रही हूँ, ठीक है? ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, बट जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, व्हाट विल वी डू? ओके, ये वाला आपको समझ में आ गया। अगर हम इसी डिटेल डेप्थ के साथ जाएँगे, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं नहीं हो पाएँगे। बट समझना भी ज़रूरी है। कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप। इसका मतलब है टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन। मतलब आप कितना भी बुरे माहौल में जी रहे हो, ठीक है? आपका दिन कितना भी सैड है, हमेशा ट्राई करो टू कीप योर चिन अप, ठीक है? अपना जो चिन है वो ऊपर ही रखना है, कभी भी उदास नहीं होना। यानी कि मतलब कि आप टफ सिचुएशन में भी, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ यानी कि आप टफ सिचुएशन में भी जॉयफुल रह रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना मुँह लटका लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं, कंधे झुका लेते हैं, एकदम नीचे-नीचे होने लगते हैं, लो कॉन्फिडेंस नहीं। बट कुछ लोग होते हैं कि टफ सिचुएशन में भी वो जॉयफुल रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि कीप चिनिंग देयर अप। जो भी मैंने बोला कीप योर चिन अप, मतलब समझ में आ गया? कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? लैकिंग द विल और एबिलिटी, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, इसका आइडियम क्या होगा? देखते हैं। इसका होगा हमारा सी, दैट मीन्स मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर इसका मतलब हो गया कि मतलब कि खोखला, देखो यहाँ पे लिखा है खोखला। मान लो कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, वो खोखली स्पीच ही तो देते हैं ना, रियल में चीज़ें थोड़ी हैपन होती है, रियल में उनकी प्रोमिसेस थोड़ी देते हैं, है ना? तो यानी कि पॉलिटिशियन गिव अ मिल्क एंड वाटर स्पीच, है ना? यानी कि आपने दूध तो ले लिया, बट उस दूध में पानी ही पानी भरा है, नाम का दूध है। यानी लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली का मतलब हो गया मिल्क एंड वाटर। ओके, आइडियम इसमें बताना है टू कीप क्वाइट टू से नथिंग। टू कीप क्वाइट टू से नथिंग, इसका हो गया आइडियम हमारा मम्स द वर्ड। ठीक है, अब इससे याद कर लो कि जब मम्मी आ जाती है, एक मान लो सबके केस में ये मे भी सिमिलर ना हो, बट हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी है, मदर है, ठीक है? वो आ गई है, उसके उनके सामने जो है हमारी एकदम बोलती बंद हो जाती है ना? यानी कि मम्स द वर्ड मतलब टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग। वैसे तो मैं बहुत चबड़ बोली जा रही थी, लेकिन जैसे ही मम्मी आई, ठीक है? मैं मैं क्या हो गई? एकदम शांत हो गई, मैं एकदम कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? और बाकी का मतलब भी देख लेते हैं। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, मैं अब सोने जा रही हूँ, ओके? यानी हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिटिंग द सैक, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। हिट बिलो द बेल्ट यानी कि यूजुअली इर्रेलेवेंट है, ऑलवेज़ यूजुअली इर्रेलेवेंट एंड ऑलवेज़ अनफेयर, ठीक है? हाँ, हश मनी यानी कि मनी पेड सो दैट समवन विल कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, ठीक है? हम ऐसा नहीं कहते यार ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ले पैसा, अब बाहर नहीं निकलेगी ना, हश मनी। ओके,
अब अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स, सॉरी, अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन एजम्पशंस बिकॉज थिंग्स मे नॉट टर्न आउट हाउ दे एक्सपेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है ये, तो इसका हो जाएगा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डोंट काउंट योर चिकन्स, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि मतलब इसका मतलब सिंपल सा मतलब हिंदी में ये बताऊं तो इसका क्या मतलब हुआ कि काम पूरा होने से पहले ही खुशियां मत मनाओ। अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन एजम्पशंस बिकॉज थिंग्स मे नॉट, सॉरी, यस, थिंग्स मे नॉट टर्न हाउ दे एक्सपेक्ट। इसका सिंपल लॉजिक अगर एग से मानना है कि मान लो एक किसान के पास 10 अंडे हैं, ठीक है, वो अभी से हिसाब लगा रहा है कि 10 मुर्गियां होंगी ही होंगी, फिर वो उन्हें बेचेगा और अमीर बन जाएगा, है ना। पर जरूरी नहीं कि सारे अंडों में से चूजे चिकन्स बच्चे निकलेंगे ही, कुछ अंडे टूट भी सकते हैं या खराब निकल सकते हैं, है ना। इसलिए कि जब तक रिजल्ट सामने ना हो तब तक पक्का मत मानो, है ना। मान लो, तो ये इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अ होपलेस केस, अ पर्सन, यहाँ पे देखते हैं, अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज। मतलब एक बहुत ही होपलेस सा सिचुएशन है कि एक किसी भी तरह का होप किसी सिचुएशन में या किसी इंसान में नहीं है, पॉजिटिव चेंज के लिए कोई होप नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इस ये मतलब का आइडियम क्या हुआ, इसका हुआ हमारा अ लॉस्ट कॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है, फोम एट द माउथ यानी कि टू बी इनरेज्ड एंड शो इट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है फोम एट द माउथ मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, है ना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। कि मान लो ये फ्रेज ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इतना गुस्सा हो कि वो चिल्लाने लगे या अपना कंट्रोल खो दे, है ना। जैसे जब कोई पागल कुत्ता गुस्से में होता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जब कोई इंसान हद से ज़्यादा गुस्सा होता है ना, तो हम कहते हैं कि ही इज़ फोमिंग एट द माउथ। इसके माउथ से वो जो याद कर लो, फोमिंग एट द माउथ मतलब जैसे गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं, कुत्ता जब गुस्से में होता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, वैसे ही कोई इंसान भी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो ही इज़ फोमिंग एट द माउथ। मान लो कि एक बॉस ने एक रिपोर्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक्स देख ली, ठीक है, जो बहुत मतलब उसकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, तो ही वाज लिटरली व्हेन द बॉस सॉ द बिग मिस्टेक, एक मिनट ये ऑन है ना, हाँ, बिग मिस्टेक इन दी रिपोर्ट, ही वाज लिटरली फोमिंग एट द माउथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप इसके थ्रू आपको ना समझ भी आएगा, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बट मेन तो है ना कि आपको समझ आना चाहिए, आज नहीं तो कल ये हेल्पफुल होगा ही होगा। ओके, क्वेश्चन के आगे बने, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट मतलब टू डाई। इस तरह से आप याद कर लो, यानी मृत्यु होना, टू बाइट द डस्ट। मान लो आपने बहुत सारा डस्ट, आजकल वैसे ही पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो समझ लो उतना ही सारा हमने डस्ट जो है खा लिया है, डस्ट सुनते ही मुझे खांसी आ गई, खा लिया है, तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे, टू बाइट द डस्ट, है ना। यानी कि आपने सोचा यार चलो इस डस्ट को मार देते हैं, बाइट करते हैं, क्या पता पॉल्यूशन कम हो जाए, हम ही मार के देखते हैं, बट डस्ट को मारने के चक्कर में आप ही की मृत्यु हो गई, है ना। टू बाइट द डस्ट यानी टू डाई। एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई मतलब रिटेलिएशन। यहाँ पे क्या है, बदले की प्रतिशोध की भावना, यानी वो होता है ना, पत्थर के बदले में पत्थर, ईंट के बदले पत्थर, क्या होता है, ईंट के बदले ईंट, पत्थर की जगह पत्थर, जैसा को तैसा वाला होता है ना, कि अगर आपने मुझे कुल्हाड़ी मारा है तो मैं भी आपको कुल्हाड़ी ही मारूंगी, फूल नहीं दूंगी। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी बदला लूंगी, यानी एन आई फॉर एन आई, ओके, यानी रिटेलिएशन। इसका मतलब वीक इन हेल्थ नहीं होता है, टू स्पीक फ्रैंकली नहीं होता है, अ कॉज फॉर एंगर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा रिटेलिएशन ही इसका आंसर होगा, रिटेलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लुक डाउन वंस, टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब क्या हुआ, टू लुक कंटेम्प्टुअसली एट, टू लुक कंटेम्प्टुअसली एट, यानी टू लुक डाउन वंस नोज यानी तिरस्कार पूर्वक देखना। ओके, अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या, टू लुक डाउन वंस नोज यानी किसी को अपने से छोटा या अपने से कम समझना, कम आंकना, ठीक है। यानी कि जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो दूसरे से ज़्यादा अमीर है, या वो तो दूसरे से ज़्यादा, मैं तो मान लो मैं इस तरह से सोच रही हूँ कि वो तो दूसरे से मतलब मैं तो उनसे भी अमीर हूँ, मैं तो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तेज़ हूँ, मतलब इस तरह की थिंकिंग अगर कोई सोचने लगता है ना, कि मैं तो ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ज़्यादा हाई क्लास हूँ, तो वो बाकी लोगों को ना
क्या कर रहे हैं बेसिकली, मैं क्या कर रही हूँ बाकी लोगों को लुक डाउन वंस नोज कर रही हूँ, है ना। इसका लिटरल एक्शन देखे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी नाक ऊंची करके नीचे की तरफ देख रहा हो, है ना, देख रहा हो, यानी वो सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहा है। वो किसी को कैसे देख रहा है, अपनी नाक ऊंची करके नीचे की तरफ देख रहा हो, है ना, यानी सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहा। सीधी सीधी बात क्या हुई, अकड़ दिखाना या दूसरे को नीचे दिखाना, है ना। तो हम इस तरह से जैसे बात नहीं कहते हैं क्या, जब से वो बंगलौ बड़े से बंगलौ में शिफ्ट हुई है ना, शी लुक्स डाउन हर नोज एट हर ओल्ड फ्रेंड्स। जब से वो बंगलौ में शिफ्ट हुई है, वो अपने दोस्तों को कैसे कैसे देखती है, शी लुक्स डाउन हर नोज, है ना, नीचा दिखाने लगी है, अपने दोस्तों को नीचा दिखाने लगी है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 18th क्वेश्चन, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट इसका मतलब क्या है, कॉमन मैन। अब एक गली में, एक स्ट्रीट में कोई भी मैन खड़ा हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि रेड कारपेट खुला है और बड़े बड़े अमीर लोग सेलिब्रिटी खड़े होंगे। अगर स्ट्रीट बोला है तो सिंपल सी बात है कि कोई कॉमन मैन की ही बात कर रही होंगी। कुछ चीज़ें जो है, कुछ आइडियम्स जो है, वो काफ़ी आइडियम्स या फ्रेजेस काफ़ी कॉमन सेंस वाले होते हैं कि अगर आपने पहली बार भी सुना है ना, लेकिन उसका वो पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा। इन दी सेवेंथ हेवन, ये जो सातवें, वो नहीं होता, सातवें आसमान पे पहुंच गए, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। टू बी एरोगेंट नहीं होगा, अंडर नो बाउंडेशन नहीं होगा, बी इन ओपोजिशन नहीं होगा, इसका मतलब होगा एक्सट्रीमली हैप्पी। 20th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है हमारा, टू टॉक नॉनसेंस, केयर सिंग समवन विद लव, मूविंग प्लेसेस टू प्लेसेस, या टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन। तो हमारा टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है, टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसको अगर हम एक बार समझें तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ जैसे कभी हाँ कभी ना, यार तुम्हें फूकना है, हमने बोल दिया कि यार चलो ये कैंडल है, अब इसमें तुम्हें या तो गर्म हवा फेंकना है या तो ठंडा हवा फेंकना है ना, हमें बोला गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो यार गर्म हवा फेंकते हैं, ठीक है, गर्म हवा फेंक रही हूँ, बाद में लगा नहीं नहीं यार ठंडा हवा फेंकूंगी मैं, तो मैं ठंडे की तरफ हूँ। मैं कभी हॉट कर रही हूँ, ब्लो कर रही हूँ, कभी कोल्ड ब्लो कर रही हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं अपना ओपिनियन चेंज कर रही हूँ ना बार बार, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ये एक अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। इसका आइडियम बताना है, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी अ चिप ऑन योर शोल्डर। इसका अ चिप ऑन योर शोल्डर इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एब्सेंट हो, जो एब्सेंट नहीं, आप, मैं खुद एब्सेंट हूँ शायद इस वीडियो में, आई एम सॉरी। सो मतलब कि आप पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको जिसको लेकर के आप बहुत अपसेट हो, यानी अ चिप ऑन योर शोल्डर, आपकी मतलब किसी पुरानी घटना को लेकर, मान लो किसी 10 साल पहले, ज़्यादा हो गया, 1 वीक पहले, 1 महीना पहले, या 2-3 महीना पहले जो भी बुरी चीज़ हुई है, उसका जो चिप है, वो चिप डस्टबिन में होना चाहिए था, बट वो जो चिप है वो आपके शोल्डर पे है, ठीक है, आपके शोल्डर पे चिप चिपका हुआ है। यानी कि आप किसी पास्ट में जो बुरी घटना हुई है, या पुरानी बुरी नहीं, मतलब कैसी भी पुरानी घटना को लेकर के परेशान हो, इसका मतलब हो गया अ चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट है क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप मतलब टू मेक समवन लाफ, है ना, यानी एकाएक हंसाना, इजी था। नेक्स्ट है हमारा हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब हो गया टीडियस टास्क, यानी बहुत ही कठिन कठिन कार्य। हरक्यूलियन टास्क, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया हरक्यूलियन टास्क, यानी ऐसा काम जिसे करना लोहे के चने चबाने जैसा हो। लो हिंदी का भी मैंने आपको मुहावरे बता दिया, है ना, लोहे के चने चबाने जैसा हो, मतलब कि वो काम बहुत ही टीडियस जॉब है। टीडियस यानी बहुत ही मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना, क्रैक करना, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना इज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया, है ना, इससे आप याद कर सकते हो। मान लो, या फिर DSSB, यस, टीचिंग के केस में हम कह सकते हैं कि DSSB एग्जाम जो है क्रैक करना इज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया। याद हो गया हरक्यूलियन टास्क, कभी नहीं भूलोगे अब आप। समवन हु इज isn't adequate enough to compete or participate, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, मतलब वो एडिक्वेट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। इस एक बड़ा सा बलवान इंसान है, उसके सामने ये जो पतला सा लड़का है, ये एडिक्वेट नहीं है ना, इससे इसके साथ पार्टिसिपेट करने में या compete करने में। तो इसके लिए हम क्या, कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे, तो यानी कि कांट कट दी मस्टर्ड। यार ये तो मस्टर्ड भी नहीं कट कर सकता है, पूरा खेत क्या कट करेगा, यही मैंने छुपा दिया, है ना, कांट कट दी मस्टर्ड। नेक्स्ट है विद बैड ग्रेस। विद बैड ग्रेस इसका मतलब क्या हुआ, टू प्रे फॉर डेथ, टू इग्नोर इन अ रूड मैनर, टू थ्रीटन। तो इसका मतलब हुआ इन अ रूड मैनर, विद बैड ग्रेस, यानी अशिष्टता से, अनिच्छापूर्वक। यार मतलब मेरा मन तो नहीं था, बट
यू नो विद बैड ग्रेस मैंने ये सेलेक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ग्रीस समबडीज पाम, ग्रीस करना बोलते हैं ना, तो किसी का हम पाम ग्रीस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? टू ब्राइब, है ना, यानी उसको हम किसका हम ग्रीस कर रहे हैं? पैसे से या किसी घूस दे करके, ठीक है, यानी टू ब्राइब, हाँ रिश्वत देना। टू ग्रीस समबडीज पाम। नेक्स्ट इज अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, इसका क्या मतलब हुआ? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, इसका मतलब होगा having something that is certain is much better than taking a risk for more because chances you might losing everything। तो अभी तक हम जो है DSSB का ही कर रहे हैं, DSSB PRT के शिफ्ट्स के हम PYQ सारे कर रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे करेंगे। अ बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन बश, इसका सीधा मतलब है जो हाथ में है वो ज़्यादा कीमती है उससे जो मिलने वाला हो सकता है। वो कहते हैं ना कि फ्यूचर से ज़्यादा अभी प्रेजेंट चल रहा है, उस पर ध्यान दो, है ना, यानी बर्ड इन दी हैंड इज वर्थ टू इन दी बश। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके हाथ में एक चिड़िया है, ठीक है, आप दूर एक झाड़ी, मतलब बश मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है ना, आप एक दूर एक झाड़ी में दो चिड़िया देखते हो, अगर आप उन दोनों के बीच भागोगे तो हो सकता है कि जो आपके हाथ में जो चिड़िया है वो उड़ जाएगी और वो भी नहीं मिलेगा, तो अब आपके पास 0 चिड़िया है, बर्ड है। तो इससे अच्छा क्या है? सीधी बात है कि लालच में आकर जो पक्का मिल चुका है उसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए, उसे भी खो दोगे लालच में आके। जो चीज़ आपके पास है, अभी है, वो उन चीज़ों से बेहतर है जो शायद आपको बाद में मिले या ना मिले, है ना? आई हैव अ जॉब ऑफर विद अ डिसेंट सैलरी, आई कुड वेट फॉर अ बेटर वन, बट अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश, सो आई विल टेक इट। ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन, not willing to accept the ideas of other, not willing to accept the ideas of others, मतलब मैं कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ दूसरों के आइडियाज़ एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका क्या आइडियम हो सकता है? इसका मतलब नैरो माइंडेड, एक होता है ओपन माइंडेड, कि हम ओपन माइंडेड है, मतलब दूसरों की आइडियाज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, जो कि उन्हें लगता है जो वो सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है, बाकी के आइडियाज़ को वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और ना ही वो मानना चाहते हैं। ठीक है, नहीं मानो बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना, सबकी सुनना, भले ही अब वो तुम्हारे ऊपर है कि आप उन आइडियाज़ को लेना चाहते हो अपने पास, नहीं लेना चाहते हो, बट सुनना, रिस्पेक्ट करना तो वो ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे लोग जो है नैरो माइंडेड होते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स, इसको हमें आइडियम बताना है, तो इसका होगा ईट माई डस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था? बीट द डस्ट, उसका क्या मतलब था? तो मर जाना, है ना, डस्ट को मारने के चक्कर में खुद मर जाना। ईट माई डस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो, इसका मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी को पीछे छोड़ देना। ईट माई डस्ट मतलब टू लीव समवन फार बिहाइंड, इसका मतलब ये लिखना है ना। अ पर्सन माइट से दिस कि इफ दे आर कॉन्फिडेंट, तो वो दूसरे को जो है आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वो दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं। ये जो इस तरह का जो आइडियम है ईट माई डस्ट, यूजुअली रेस या कॉम्पिटिशन में यूज होता है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, आपको पता है आप किसी से ज़्यादा अच्छे हो, फास्ट हो, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो, एंड उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं तो उनके रास्ते में सिर्फ आपकी तो उनके रास्ते में सिर्फ आपकी गाड़ी या पैरों से उड़ी हुई धूल रह जाती है ना? इस तरह से समझ सकते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है कि सामने वाला इतना पीछे रह गया कि वो सिर्फ आपके पीछे की धूल देख रहा है ना? यानी सीधी बात, हराना या बहुत आगे निकल जाना। अगर मैं रेस का एग्जांपल दूँ या फिर कॉम्पिटिशन का, कि हमारी टीम इज़ सो वेल प्रिपेयर्ड दैट द ओपोनेंट्स विल बी ईटिंग आवर डस्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। समझ आ रहा है अब? आई हैव द फास्टेस्ट कार इन द रेस, ईट माई डस्ट, ठीक है, मेरी कार रेस में सबसे तेज है, मुझसे पीछे ही रहो और या फिर हार मान लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ईट माई डस्ट मतलब सिचुएशन मैंने प्रॉपर समझा दिया। अब समझ में आ गया कि आप सामने वाले से बहुत अच्छे हो और आगे निकल गए एकदम, और इतना आगे निकल गए कि अब जो सामने वाला है वो आपको उसकी सिर्फ आपकी धूल ही दिखेगी, आपका डस्ट ही दिखेगा, है ना। इतना पीछे रह गया कि वो सिर्फ आपके पीछे की धूल देख रहा है। ईट माई डस्ट। नाउ 30th क्वेश्चन, बुल इन दी चाइना शॉप। चलो अब ये बताओ, ये हमने कर चुका है, बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या हुआ? समवन हु ब्रेक्स थिंग्स ड्यू टू क्लमजीनेस, यार वो बहुत क्लमजीनेस है। देखो इसको भी मैं अगर समझाऊं, बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या है? एक अनाड़ी या क्लमजी इंसान, क्लमजी होता है ना, इधर उधर
चोट लगते रहता है, कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक अनाड़ी क्लमज़ी इंसान जो नासमझी में चीज़ें खराब कर देता है, ठीक है? नासमझी भी बोल सकते हैं, जो नासमझ हो, उसको भी हम बोलते हैं केयरलेस पर्सन बोल सकते हैं इन अ डेलिकेट सिचुएशन। सोचिए कि एक चाइना का शॉप है ना? जहाँ काँच या नाज़ुक बर्तन होते हैं। एक चाइना का शॉप है जहाँ पे काँच या नाज़ुक बर्तन होते हैं। तो एक चाइना शॉप में अगर एक बड़ा-सा बैल यानी बुल को क्या बोलते हैं? बैल। बैल घुस जाए तो क्या होगा? वो इधर-उधर टकरा कर सब कुछ तोड़-फोड़ देगा, क्योंकि वो बड़ा है और सँभाल कर चलना नहीं जानता, है ना? क्योंकि वो बुद्धू है, क्लमज़ी है, केयरलेस है। तो ये आइडिया भी उस इंसान के लिए यूज़ होता है, जो फ़िज़िकली अजीब तरीके से चलता है। या तो हम कह सकते हैं और चीज़ें गिराता है, क्लमज़ी है, या फिर सोशल सिचुएशंस में गलत बातें बोल देता है। बिना सोचे-समझे लोगों की फीलिंग्स हर्ट करता है, सोशली ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं। तो यानी ऐसा इंसान जो हर जगह गड़बड़ करे। समझ में आ गया? बी केयरफुल विद द एक्सपेंसिव वेसेस, यू आर वॉकिंग अराउंड लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, है ना? जो महँगा वेसेस होता है ना, जैसे हाँ, इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप वो अम, कभी खुशी कभी गम में वो जो काजोल होती है, वो उस तरह से स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ना, क्लमज़ी सी होती है। और वो अमिताभ बच्चन का जो बहुत महँगा वेस होता है, फूलदानों का जो वो दानी होता है, क्या बोलते हैं उसको? फूलदान होता है ना? वेसेस, उसको तोड़ देती है। तो यानी कि तो इस केस में क्या शाहरुख खान बोलेगा? यू लाइकिंग तो उस केस में जो काजोल है, वो कैसे वॉक कर रही थी? शी वाज़ वॉकिंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, है ना? इसका तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो गया। चलिए, ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का क्या मतलब है? ऑल ग्रीक टू मी मतलब a way of saying that you do not understand something that is said or written. All Greek to me. देखिए इसमें क्या लिखा है? ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से परे होना। यहाँ पे क्या लिखा है? अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक लैंग्वेज सुना है आपने? ग्रीक लैंग्वेज हमारी समझ में आएगा? हाँ, मतलब ऐसा जो कुछ भी समझ में नहीं आ, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई आपको कुछ समझा रहा है, पर वो इतना मुश्किल है कि आपको लग रहा है कि वो किसी अनजान भाषा, जैसे ग्रीक लैंग्वेज होता है ना, जैसे मैंने बोला ग्रीक लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो जब कोई चीज़ आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए, तब आप ये आइडियम यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसका हिंदी में हम बोल सकते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू रीड द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक यार, बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, है ना? मैंने कोशिश की, बट मेरे तो सारे सर से ऊपर गया। हम ये अक्सर यूज़ करते हैं, यानी इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी यार, मेरे तो पल्ले ही ना पड़ा। ऐसे बोलते हैं ना, टीचर क्या पढ़ा के चली गई, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। बट आई होप इस केस में ऐसा नहीं हो रहा होगा। आई होप इस केस में आप ये नहीं बोलेंगे कि इट वॉज या इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, है ना? चलिए नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग देन टू डू नथिंग फॉर देम। तो इसका हो जाएगा, गिव अ मैन अ फिश। गिव अ मैन अ फिश, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी के सिर्फ टेम्परेरी हेल्प करने से अच्छा है कि आप उसे स्किल सिखा दो, कि टेम्परेरी आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अगर आपने किसी भूखे को एक मछली दी, है ना? तो उसके पेट सिर्फ 1 दिन के लिए भरेगा ना। आपने मतलब 1 दिन के लिए फेड किया, उसे फीड किया। लेकिन अगर आपने उसे मछली पकाना सिखा दिया, तो वो ज़िंदगी भर खुद अपना पेट भर सकता है। क्या बात कही है ना? तो सीधी बात है, खैरात देने से बेहतर है किसी को काम सिखाना, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। है ना? तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया? गिव अ फिश अ मैन, यानी इन अ लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग। हाउ टू डू समथिंग, कैसे करना है वो सिखा दो, रेदर देन कि हम ही उसको करके दे दें। तो कल फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे अच्छा उसे सिखा दो। गिव अ मैन अ फिश। नेक्स्ट है, एक मिनट एक बार देख लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि अब हम थोड़े से केवीएस के भी पीवाईक्यूज कर लेते हैं। एनवीएस का जहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से करते हैं। चलो, टू कूल वंस हील। टू कूल वंस हील, इसका मतलब है टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी बहुत लंबे समय तक इंतजार करना, यानी टू कूल वंस हील। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका क्या मतलब है? टू कॉज ट्रबल। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या है? इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या मतलब है? रुक रुक कर, या रुक रुक कर, हाँ रुक रुक कर, या फिर
रुक रुक कर काम करना, डू इन अ वेरी इरेगुलर मैनर, है ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि आप कोई काम एक बार में पूरा नहीं करते, कभी तो आप बहुत तेज़ काम करते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा काम असाइनमेंट्स करते हैं हम यूजुअली, बाकी आप अपना बताइएगा, है ना? ऐसा हम यूजुअली असाइनमेंट्स या पढ़ाई के टाइम में भी ऐसा होता है, हम सोचते बहुत कुछ है, बट हम ऐसे ही करते हैं, कभी तो हम 10 दिन, 5 दिन लगातार 24 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे पढ़ेंगे और कभी तो एकदम ही रुक जाते हैं, कभी बिल्कुल ही पढ़ाई खत्म हो जाती है, थोड़ा-थोड़ा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यानी कि जब कोई काम कंसिस्टेंट या रेगुलर तरीके से नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट हो रहा है, ऐसा काम जो लगातार ना चले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडीज़ फॉर द एग्ज़ाम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, सो आई हैवंट फिनिश्ड इवन हाफ द सिलेबस। तो अगर आपके साथ भी ऐसा रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, रेगुलरली नहीं सेम तरीके से पढ़ेंगे, तो आप भी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? बाय फिट्स एंड स्टार्ट से कर रहे हैं तैयारी, यानी रुक-रुक कर, इर्रेगुलरली, नॉट कंसिस्टेंटली। क्लियर है? टू वाइप द स्लेट क्लीन, इसका क्या मतलब है? टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर लाइफ, सॉरी बेटर वे ऑफ बिहेविंग। टू वाइप द स्लेट क्लीन मतलब एक स्लेट जानते हो ना, जो बचपन में पहले के टाइम में, अभी तो नहीं, स्लेट दिया जाता था, चॉक से लिखते थे, तो उसको पूरा वाइप करके साफ कर देना, उस तो गंदा कर रही हूँ सॉरी, उस स्लेट को साफ कर देना, इसका मतलब क्या है? टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है, यानी बीती बातों को भुला करके एक नई शुरुआत करना को हम क्या बोल सकते हैं? टू वाइप द स्लेट क्लीन। अब इसको हम पुराने ज़माने में, जैसे कि मैंने बताया, स्लेट पर लिखते थे, अगर स्लेट पर बहुत कुछ गलत लिखा है और वो गंदी हो जाए, तो हम उसे कपड़े से पूरा वाइप कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि उस पर फिर से नया लिखा जा सके। तो इसका मतलब वही हो गया, रियल लाइफ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी पुराने गुनाह को, मिस्टेक को, गलतियाँ को माफ़ कर देना और और एक फ्रेश स्टार्ट करना। ये यार पास्ट में, मान लो पास्ट में हमारे बहुत झगड़े हुए हैं, लेट्स वाइप द स्लेट क्लीन एंड बी फ्रेंड्स अगेन, है ना? तो हम ये कह सकते हैं, टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। ये हमारा वाइस प्रिंसिपल में आया था केवीएस के। पीआरटी का है, हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। हु विल टर्न अप नेक्स्ट मतलब कौन अगला आएगा मेरे ख्याल से, यानी कि सी, कौन अगला आएगा, हु विल टर्न अप यानी अराइव, टू मेक एन अपीयरेंस, आगे आने वाला, आगे कौन आएगा, अराइव। शी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, शी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, इसका क्या होगा? स्लोली, केयरलेसली, लेजली बट केयरफुली, क्विकली बट, इसका होगा हमारा स्लोली एंड केयरफुली, मतलब वो बोलते हैं ना, फूक फूक के चल रही है वो, धीरे धीरे और देख के, है ना, केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी से। चलिए, स्लोली एंड केयरलेसली मतलब क्या होता है? धीरे और असावधानी से, लेजी आलस्य से परंतु सावधानी से, ये सब नहीं होगा। चलो और कंफ्यूज क्या करना। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सॉल्व द क्राइम, इसका क्या होगा? यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, है ना, यानी कि उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए। हाँ, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है हमारा, when he uh, when he was interrogated by the police officer, he looked blank, he looked blank। जब वो पुलिस ऑफिसर से इंटरोगेट कर रहा था, तब वो ब्लैंक दिख रहा था, he looked blank, यानी कि क्या होगा? फ्यूरियस, showed no feeling or understanding, had no energy या grew pale। तो इसका आंसर होगा showing no feeling और understanding, मतलब वो इस तरह से दिखा रहा था कि उसको कोई फीलिंग नहीं है उसके प्रति, जो भी सिचुएशन में हुआ होगा उस सिनेरियो में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। he looked blank, उदासीन। नेक्स्ट है हमारा कि आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी, मतलब क्या हुआ? यानी कि मुझे ना तुम्हारी कहानी का बिगिनिंग समझ आ रहा है और ना ही एंड समझ आ रहा है। ये तो इजी था, पीआरटी के सारे पीवाईक्यूज है। तो ऐसा भी आ सकता है कि सेंटेंस दे दिया और एक अंडरलाइन फ्रेज है, आइडियम है, फिर हमें बोले ओके, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए, यानी कि अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक बेहद खास और खुशी का दिन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैप्पी डे। ठीक है, जैसे हाँ, पुराने पुराने कैलेंडर में जो फेस्टिवल्स है, हाँ, इसको इस तरह से याद कर सकते हो, फेस्टिवल्स है या जो हमें छुट्टियाँ मिलती है, हॉलीडेज होती हैं, उन्हें लाल रंग से मार्क किया जाता था, है ना? अभी भी जो हिंदी के कैलेंडर्स होते हैं स्पेशली, या कोई भी कैलेंडर में आप देखोगे कि जो सैटरडे या संडे में रेड मार्क होता है ना? वो अलग से दिखे, इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आता है जो आपके लिए बहुत अलग है, बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशल है, मेमोरेबल है, तो आप उसे रेड लेटर डे कह सकते हैं, है ना? जो हमेशा हमें याद रहे, जिसमें कोई बड़ी खुशी मिली हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन, the day I got my appointment letter was a red letter day for my entire family, right? A memorable day for some joyful event। चलिए, ये हमारा म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक में पूछा गया था। टू शो द वाइट फेदर,
ओके, इसका क्या मतलब हुआ? टू शो साइंस ऑफ कोवर्डनेस, यानी कि कायरता की तरह, कायर की तरह व्यवहार करना, ठीक है, यानी कायरता दिखाना, टू एक्ट लाइक अ कोवर्ड, टू शो द वाइट फेदर, ठीक है। ये आइडियम पुराने ज़माने में मुर्गों की लड़ाई से आया है। माना जाता है कि जिस लड़ने वाले मुर्गी की पूँछ में सफ़ेद पंख यानी वाइट फेदर होता है, वो अच्छी नस्ल का नहीं होता है और मुश्किल वक़्त में भाग जाता है। इसलिए अगर कोई इंसान किसी मुश्किल सिचुएशन या दुश्मनी में डर कर पीछे हट जाए, है ना? डर कर पीछे हट जाए, तो हम कहते हैं कि उसने वाइट फेदर दिखाया है, यानी ही टॉक्ड अ लॉट, मतलब वो ब्रेवरी के बारे में तो बहुत बात करता है कि मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बट एक्चुअली में जब लड़ने की बारी आई, व्हेन द फाइट एक्चुअली स्टार्टेड, ही शोड द वाइट फेदर एंड रैन अवे। क्लियर हुआ? वाइट फेदर शो करना यानी टू शो साइंस ऑफ कोवार्डाइस, ये भी पीआरटी में आया था। ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वाज अ रियल वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्टली वन, रेयर फाइंड, अ बिग वन, या फिर अ यूजलेस वन। तो इसका मतलब होगा हमारा अ कॉस्टली वन। अ कॉस्टली वन, ऐसे समझ लो कि वाइट एलिफेंट आपने कभी देखी है? नहीं देखी है ना? क्यों नहीं देखी है? वो इतनी कॉस्टली है यार, इतनी आसानी से थोड़ी दिख सकती है। हाँ, बहुत कॉस्टली होती है, ऐसा समझ लो, है ना? वाइट एलिफेंट समझ लो कि ऐसा होता ही है। होते थे, मतलब बहुत रेयर होते थे उस टाइम पे, और हो सकता है शायद अभी हो भी ना। आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। वर्थ एट हिज सॉल्ट, इसका मतलब है क्वाइट वर्डलेस, ठीक है, वो वर्थलेस यानी अयोग्य, योग्य होता है एक तो, अयोग्य होना, अमहत्वपूर्ण होना, मतलब इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, मतलब उतना वर्दी नहीं है, ये वर्थलेस है। अगर वो इस जंक्चर में फेल हो जाता है, अगर मान लो किसी रेस में या एग्जाम में फेल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? यार ये तो वर्दी है ही नहीं इस एग्जाम के लिए, ये तो वर्थ है ही नहीं, वर्थलेस है। ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्टोरी, ब्रोक ऑफ मतलब स्टॉप्ड सडनली, मतलब अपनी कहानी में ही वो यार अचानक रुक के भला भाग गया नहीं, डिड नॉट स्टॉप, गेव अप, स्टार्टिंग, ये सब नहीं होगा। स्टॉप्ड सडनली, है ना? ब्रोक ऑफ, समाप्त करना, रोक दिया उसने अपनी कहानी अचानक ही। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में आया हुआ क्वेश्चन है, हरास्ड बाय फ्रीक्वेंट इंसल्ट्स आई डिसाइडेड टू पुट माय फूट डाउन, यानी कि रिजाइन, मतलब इतने बार इंसल्ट हुआ है मेरा कि अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मतलब अपने कदम जो है यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर पे, अपने कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। सो यानी टू रिजाइन, सॉरी, माई ग्रैंड फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन ऑल माई डीलिंग्स, मेरी सारी डीलिंग्स में फेयर एंड स्क्वायर रहना। इसका क्या मतलब है? केयरफुल, कर्टिजियस, अपराइट या वेल मीनिंग। तो इसका मतलब है हमारा बी, यानी फेयर एंड स्क्वायर मतलब अपराइट, अपराइट मतलब होता है ऑनेस्ट रहना। नेक्स्ट, ओल्ड पार्टी वर्कर्स हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। टेक इट लाइंग डाउन मतलब ऐसे समझ लो लेटे हुए ही ले लेना, यानी कि शो नो रिएक्शन, मतलब कोई चीज़ आपको, ओनली पार्टी वर्कर्स हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। मान लो कोई चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप खड़े होके, उठ के लोगे, या जाओगे लेने जाओगे, कोई चीज़ तैयार होके लेने जाओगे। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? मिल रही है यार, बिस्तर पे ही लेटे हो, लेटे लेटे ले रहे हो, मतलब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, शोज नो रिएक्शन, ठीक है। टेक इट लाइंग डाउन मतलब कि आपको रिएक्शन नहीं दिखाना है, आप रिएक्शन नहीं दिखा रहे कुछ भी। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव नाउ, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इन लव है, तो ये हम क्या कहते हैं? ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सिंस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल यू नीड नॉट डू एनीथिंग टू रॉक द बोट, मतलब कि क्रिएट डिफिकल्टीज, यानी कि सिंस अभी जो है सब कुछ अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अब आपको बोट को रॉक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यू नीड नॉट डू एनीथिंग टू क्रिएट डिफिकल्टीज, है ना? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब बोट को रॉक एंड रोल कुछ भी करोगे तो डिफिकल्टीज आ जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आप आराम से प्रोग्रेस कर रहे हो, तो अब शांत रहो, है ना? रॉक द बोट मत करो, यानी डिफिकल्टीज क्रिएट मत करो अब। ही इज कट आउट फॉर अ सेलर, कट आउट यानी स्पेशली फिटेड टू बी, स्पेशली फिटेड टू बी यानी कट आउट, आप मतलब वो सेलर के लिए एकदम स्पेशली फिटेड है, सेलर के लिए। कहते नहीं है कि यहाँ पे कट आउट है, मान लो यहाँ पे, कहाँ गया पेन, यहाँ पे कट आउट है, ठीक है, ये सेलर है,
तो ये जो है एकदम इसका शेप है हमारा, ये इंसान ऐसा है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है इसके लिए। वाओ, ही इज कट आउट फॉर दिस पोजीशन, ही इज कट आउट फॉर दिस पजल, यानी वो बहुत ही स्पेशली फिटेड है, एकदम परफेक्ट फिटेड है, परफेक्टली फिटेड है। द मीटिंग एंडेड इन फियास्को। एंडेड इन फियास्को मतलब क्या होता है? एंडेड इन फियास्को, ठीक है, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट फेलियर। द मीटिंग एंडेड इन फियास्को, यानी बुरी तरह से फेल हो जाना। देखो, फियास्को का मतलब होता है एक ऐसी नाकामी जो ना सिर्फ बुरी हो, बुरी तो होती है, बल्कि थोड़ी शर्मनाक भी होती है। जब आपने कोई काम बहुत तैयारी के साथ प्लान किया हो, जैसे इसमें मीटिंग की बात हो रही है ना, पर एंड में सब कुछ गड़बड़ मैस हो जाए और लोग आप पर हंसने लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े, तो हम कहते हैं कि वो इवेंट एक फियास्को में बदल गया। फियास्को में मतलब कि समझ आ गया कि हमने मीटिंग के लिए बहुत प्लान किया था, मीटिंग इंटरनेशनली 10 लोग आए थे और 10 लोग हमारे अलग अलग स्टेट से आए थे, मैंने इतना प्लान किया था, सब कुछ किया था, वो बुरा तो गया ही बट ह्यूमिलिएटिंग भी था, ठीक है। मेरे पे मतलब हंसी मजाक भी हुए, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, तो बुरा तो था ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फियास्को इवेंट था। एंडेड इन फियास्को मतलब कि इनकम्प्लीट फेलियर। समझ में आ गया? फियास्को याद रहेगा, एफ से फियास्को, एफ से फेलियर। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ़ आई एम लेट, ठीक है। आपको मतलब आई होप पुट यू आउट, आपको बाहर ना निकाल दे, आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर ना निकाल दे, यानी कि इरिटेट ना करे। अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से आउट हो जाते हो तो इरिटेट नहीं होने लगते हो कुछ देर बाद, एक टाइम तक आप हैंडल कर लोगे, कुछ टाइम बाद जब रोज़ का हो जाएगा तो इरिटेट होने लग जाओगे। तो आई होप कि अगर मैं आपको पुट यू आउट करता हूँ तो सॉरी, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो आप जो है आपको मैं पुट यू आउट ना कर दूँ, यानी आपको मैं इरिटेट ना कर दूँ, ठीक है। पुट यू आउट मतलब इरिटेट यू। इट वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर हिम टू टॉक ऑन स्पोर्ट्स व्हेन द सेमिनार वाज अरेंज टू डिस्कस रीसेंट। तो मेरे ख्याल से इसका स्ट्रेंज होना चाहिए, सी। सी इज ओके, इनएप्रोप्रिएट, यस। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि स्ट्रेंज और इनएप्रोप्रिएट में आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आउट ऑफ प्लेस मतलब ओके, आउट ऑफ प्लेस मतलब इनएप्रोप्रिएट। ये स्पोर्ट्स वाली बातें जो है इनएप्रोप्रिएट होगी ना उसके लिए, जो आपने सेमिनार कर दिया वो तो कहाँ म्यूजिक का है प्लेयर, और आपने स्पोर्ट्स के लिए सेमिनार बुलाया तो वो ये उसके लिए इन अप्रोप्रिएट है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेस है उसके लिए। उसकी जगह तो म्यूजिक मीटिंग्स में होनी चाहिए, सेमिनार में होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सेमिनार में नहीं, है ना। नेक्स्ट इज मेक द ग्रेड। मेक द ग्रेड मतलब टू परफॉर्म वेल एनफ टू सक्सीड इन समथिंग, कि आप जो है मार्क्स बना रहे हो, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तभी आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। हाँ, ओके। आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए आई हैव हिट अपॉन। हिट अपॉन मतलब कि अंडरस्टूड, एक बहुत ही अच्छा प्लान मैंने समझा है उससे छुटकारा पाने के लिए, सोचना समझना। हिट अपॉन मतलब ओके, एलडीसी में आया था हिट अपॉन। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, ये हमने अभी क्या था, ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी मतलब सडनली स्टॉप्ड हो जाना, ठीक है। अब अगर चाहो तो मैं हिट अपॉन का मतलब एक बार बताती हूँ। हिट अपॉन, इससे जो है वो और आसानी से आया था, क्योंकि केवीएस एलडीसी में आया था तो हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानी अचानक से कोई बढ़िया आइडिया या सोल्यूशन मिल जाना, है ना, या समझना, डिस्कवर करना बाय चांस, या टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे समझ लो कि जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और अचानक से आपके दिमाग में बत्ती जली, है ना, वो कहते हैं ना मेरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मेरे को खाना दो यार, खाना दो। खाना जलते ही आई हैव हिट अपॉन अ गुड आइडिया, आई हैव सॉरी नॉट गुड आइडिया, गुड आइडिया मतलब ये होता है आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान, है ना। आपकी बत्ती जल गई तो उसे कहते हैं कि आपने एक आइडिया हिट अपॉन किया, मतलब आपकी दिमाग की घंटी 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 बोल रही हूँ, घंटी पे एक हिट हुआ, आपकी दिमाग की घंटी हिट हुई, है ना। ये अक्सर तब होता है जब आप मेहनत कर रहे हो और किस्मत से या अचानक दिमाग लगाने से सही रास्ता मिल जाए, है ना। आफ्टर मंथ्स ऑफ थिंकिंग ही फाइनली हिट अपॉन अ ग्रेट आइडिया फॉर हिज न्यू स्टार्टअप। समझ आ गया हिट अपॉन मतलब, अब समझ में आ गया हिट करना, किसको, दिमाग की घंटी हिट हुई और हमें वो चीज़ समझ आ गई या हमने वो चीज़ सोल्यूशन ढूंढ लिया, ब्रोक ऑफ कर लिया। ही रिफ्यूज टू बी लेड बाय द नोज। लेड बाय द नोज, इसका मतलब होता है फॉलो सबमिसिवली, यानी कि किसी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना, सबमिसिवली, है ना। टू बी लेड बाय दी नोज, नियंत्रण अपने हाथ में लेना, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जैसे एक बैल है या कैमल है, ऊंट है, उसकी जो नाक में रस्सी बांध दी जाती है ना, किसी भी जानवर में जो बैल वगैरह होते हैं उसके नाक में रस्सी बांध दी जाती है, उससे क्या होता है, उससे हमारा जो उसका कंट्रोल है तो वो मालिक के पास आता है, हमारे पास आता है। मालिक जिधर रस्सी खींचता है जानवर को उधर ही जाना पड़ता है, यानी जो रस्सी है वो किसके हाथ में आ गई है,
हमारे हाथ में आ गई कंट्रोल उस एनिमल का, उस मेरे हाथ में आ गया, या फिर मालिक, मैं तो नहीं लेना चाहूँगी, सॉरी, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है। तो ये मालिक के हाथ में हमारा कंट्रोल आ गया। बिल्कुल वैसे ही जब कोई इंसान किसी दूसरे की बातों में इतना ज़्यादा आ जाए कि वो वही करे जो सामने वाला बोल रहा है या सामने वाला चाहता है, बिना अपना दिमाग लगाए, तो हम कहते हैं कि ही इज़ बीइंग लेड बाय द नोज़, यानी कि वो तो उसके मतलब किसी के इशारे पर नाचना, या किसी को गुलाम बनकर रहना, किसी का गुलाम बनकर रहना। तो हम क्या बोलेंगे? फॉलो सबमिसिवली। व्हेन दे इमिग्रेटेड टू अ न्यू कंट्री, इट इज़ सेफ टू से दे डिड इट, यहाँ पे मैंने बता दिया था ना, लगाया था, फॉलो सबमिसिवली होगा इसका आंसर। चलो ये भी एलडीसी में आया था। इट इज़ सेफ टू से दे डिड इट फॉर लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल बेनिफिट्स, यानी सिर्फ अपना फायदा या मटेरियल गेन देखना, पर्सनल प्रॉफिट देखना, है ना। लोव्स एंड फिशेस यानी मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, बाइबल की एक कहानी से आया है ये आइडियम, जहाँ जीसस ने थोड़ी सी रोटी, रोटी को हम क्या बोल रहे हैं? लोव्स, ठीक है, लोव्स बोले तो रोटी और मछली से हजारों लोगों का पेट भरा था। आज के टाइम में जब कोई इंसान किसी काम को सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसमें उसे पैसा, खाना या कोई लालच दिख रहा हो, है ना, ना कि किसी की मदद करने के लिए या ड्यूटी करने के लिए, बस बल्कि हमें लग रहा है कि यार इससे तो पैसे मिलेंगे, खाना हमारा मिलेगा, लालच मिलेगा, तो हम कहते हैं कि वो सिर्फ लोव्स एंड फिशेस के लिए के पीछे पड़ा है ना, सिर्फ अपना मतलब के लिए या फायदे के लिए काम करना है। तो मटेरियल बेनिफिट। ऑन क्लाउड 9, वो 9वें आसमान पर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डी, दैट मीन्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर देखना, टू बी वेरी प्राउड है, अच्छा मुझे लगा यहाँ पे टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी था। ओके, एक ही है हैप्पी से रिलेटेड, तो टू बी वेरी हैप्पी, यानी और 7वें आसमान है ना, तो यार ये 9वें आसमान में और क्या। फॉर द हेल ऑफ इट, फॉर द हेल ऑफ इट मतलब जस्ट फॉर फन, यार मैं तो ऐसी कर रही थी, केवल मजा लेने के लिए, फॉर द हेल ऑफ इट। यार हम बोलते हैं ना कि व्हाट द हेल, मतलब यार ये क्या मजाक है, तो यहाँ पर ही थोड़ा उसी तरह से रिलेट कर लेना कि मजे लेने के लिए, फॉर द हेल ऑफ इट। घंटे से ज़्यादा हो गया, तो बाकी का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, बाय।